पार्ट 16 अजंता एलोरा की गुफाएं। प्रस्तुत पाठ में अजंता एलोरा की गुफाओं का बहुत ही मनोरम वर्णन किया गया है। सचमुच भारतीय संस्कृति की झलक इन गुफाओं में मिलती है। इन गुफाओं में भारतीय चित्रकला के अनुपम उदाहरण मिलते हैं। साथ ही हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मैं बहुत दिनों के बाद अपने चाचा जी के घर औरंगाबाद जा रहा था। साथ में 2 मित्र भी थे। पूरे रास्ते बचपन की यादें फिल्म की भांति आंखों के सामने आने लगी थीं। अपने भाई बहनों के साथ हम अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने जाया करते थे। आज मैं अपने मित्रों के साथ उसी ऐतिहासिक कलात्मकता के दर्शन करने जाऊंगा। ये सोचकर मन अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। घर पहुंचकर चाचा जी ने बड़े प्यार से हम सबका स्वागत किया। मैंने ज्यादा समय न गंवाते हुए उन्हें अपने कार्यक्रम की सूचना दी तो वे भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। अजंता की गुफाओं को देखने का कार्यक्रम पहले बना। हम सब अपनी कार से वहां पहुंचे। रास्ते में चाचा जी विशेष जानकारियां भी देते जा रहे थे। सुनने में अजंता एलोरा एक ही लगते हैं, लेकिन चाचा जी ने बताया कि इनके बीच कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी है। दोनों के बीच काफी विषमताएं भी हैं। चाचा जी हमें दोनों गुफाओं का अंतर बताते हुए बोले कि अजंता की गुफाओं को एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है, जबकि एलोरा में कई पहाड़ियों को काटा गया था। क्योंकि एलोरा की गुफाएं काफी बड़े क्षेत्र में फैली हैं, जबकि अजंता की गुफाएं एक के बाद एक बराबर लगी हुई हैं। 7वीं शताब्दी में बनी अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्राचीन काल में भारतीय चित्रकला धार्मिक भावना से ओतप्रोत थी, इसलिए इन गुफाओं में मिलने वाले मूर्ति और चित्रों में हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य लगभग 1000 वर्ष तक चला। मेरे मित्र प्रदीप को बड़ी हैरानी हुई कि इतने वर्षों तक कार्य चलने पर भी मूर्तियों की कलात्मकता में जरा सा भी फर्क देखने को नहीं मिलता। हरीश ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी, इन गुफाओं का नाम अजंता क्यों पड़ा? चाचा जी हंसते हुए बोले, भाई अजंता गांव का नाम है जो यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। उसी के नाम पर इन गुफाओं का नामकरण हुआ है, जो घने जंगलों से घिरी घोड़े के नाल के आकार की बनी है। अजंता का स्वरूप मठ जैसा है, जिसमें कई विहार तथा चैत्य गृह हैं। प्रत्येक गुफाओं में जातक कथाएं, बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, मुद्राओं में दुख की परिभाषा, चेहरे पर वैराग्य और संसार को जान लेने का भाव दिल को छू जाता है। भिक्षुओं के विभिन्न क्रियाकलाप, दान की गाथाएं और ऐसी ही असंख्य चित्रकथाएं इन गुफाओं में फैली हुई हैं। कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं, जिनमें 5 चैत्यगृह हैं और शेष 25 विहार हैं। हरीश ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी, इनके बारे में कैसे पता चला होगा? आसपास तो दूर दूर तक फैला जंगल ही जंगल है। चाचा जी ने बताया, 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के एक सेना अधिकारी जॉन स्मिथ ने इनको सबसे पहले देखा। वो जंगलों में शिकार करने आया था, लेकिन पेड़ों और पत्तों से ढकी इन गुफाओं को देख विस्मित हो उठा। सीढ़ियों द्वारा जब हम पहली गुफा में पहुंचे तो देखा कि पुरातत्व विभाग ने 1, 2, 3 करके गुफाओं का क्रमांक डाला हुआ है। इस क्रम का इन गुफाओं के निर्माण काल से कोई संबंध नहीं है। अजंता की गुफाएं मनुष्य द्वारा निर्मित बेजोड़ गुफाएं हैं, जिन्हें प्रतिदिन असंख्य देशी विदेशी सैलानी देखने आते हैं। इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इतना बखूबी हुआ है कि कई वर्षों बाद भी वो सजीव लगती हैं। गुफा नंबर 1 में पद्म पाणी बुद्ध की प्रतिमा बरबस मन को खींच लेती है। इसमें विभिन्न कोणों से बुद्ध के चेहरे पर भिन्न भिन्न भाव दिखाई देते हैं। जैसे दाहिनी दिशा से बुद्ध की आकृति में गंभीर चिंतन के भाव व्यक्त होते हैं, जबकि सामने एवं बाईं ओर से प्रकाश डालने पर वही आकृति शांत और ध्यानस्थ मुद्रा में बदल जाती है। गुफा 16 और 17 गुप्तकालीन गुफाएं हैं, जिनमें जातक कथाएं दिखाई गई हैं। यहाँ स्तूप की पूजा की जाती थी और ये गुफाएं लकड़ी की बनी हुई लगती हैं। ये शताब्दियों से बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के प्रति समर्पित गुफाएं हैं। ये सहनशीलता की भावना को भी प्रदर्शित करती हैं। इसमें अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों, पशु आकृति से सजावट का काम किया गया है। इन चित्रों की एक विशेषता ये भी है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इनमें गुफा नंबर 26 में बुद्ध की लेटी हुई विशाल प्रतिमा देखते ही बनती है। इन चित्रों को चट्टान की सतह पर बनाया गया है, जिसे छेनी से छोटे गड्ढे करके खांचों में परत लगाकर बनाया गया है। गोंद, फूल पत्तियां इन चित्रों में चावल का मांड तथा वस्तुओं का सम्मिश्रण कर बनाया गया है। हजारों वर्ष बाद भी इनका रंग हल्का नहीं पड़ा। ये भित्ति चित्र नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भित्ति चित्र गीले प्लास्टर पर ही बनाए जाते हैं, जबकि इन्हें प्लास्टर सूख जाने के बाद बनाया गया है। इन गुफाओं की छतों पर भी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को उकेरा गया है। चाचा जी ने बताया कि इन चित्रों को सुरक्षित करने के रसायन ने काफी चित्रों को नुकसान पहुंचाया है। तथापि इन गुफाओं में हम इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला और शाम के 5 बजने से पहले ही गार्ड हमें बाहर जाने का आग्रह करने लगे। अब एलोरा जाने का समय भी नहीं बचा था, इसलिए हम सब ने घर लौट जाना उचित समझा। सचमुच इन गुफाओं में गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे आज भी शांति, सद्भाव व एकता का संदेश सुना रहे हैं। अगली सुबह हम लोग एलोरा की गुफाएं देखने चल दिए। ये गुफाएं वेरूल नामक स्थान पर बनी हैं। ये गुफाएं ज्वालामुखीय बेसाल्टी पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। ये भी सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा हैं, जिनका निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ। इनमें कैलाश गुफा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदुत्व से प्रभावित ये शिल्पकलाएं पहाड़ में विस्तृत पच्चीकारी दिखाती हैं। एक रेखा में व्यवस्थित 34 गुफाओं में बौद्ध चैत्य या पूजा कक्ष, विहार या मठ और हिंदू तथा जैन मंदिर बनाए गए हैं। दक्षिण की ओर की 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म तथा उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। ये सभी छेनी और हथौड़े से तराश कर बनाई गई मूर्तियां हैं। चाचा जी ने एलोरा के बारे में और भी दिलचस्प जानकारियां दी। इसका कैलाशनाथ मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसे पत्थर के केवल एक खंभे पर नक्काशी कर बनाया गया है। इस मंदिर में एक प्रवेश द्वार, मंडप, सभा कक्ष, टावर और एकांत कक्ष भी हैं, जिन्हें एक ही चट्टान को तराश कर गढ़ा गया है। इन 2 दिनों में हमने भारत की गौरवशाली कलात्मकता को न केवल जाना, वरन अपनी आंखों व हृदय में बसाकर दिल्ली लौट आए। लेकिन मन अभी उन गुफाओं में घूम रहा था। संकलित